स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे और उसके फंक्शंस। लेकिन उसके पहले कुछ पॉइंट आपको क्लियर करना है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में देखा था, तो वहाँ पे हमने एक स्टोरी बनाई थी। उस स्टोरी के थ्रू आपको समझाना चाहा था। उस स्टोरी में हमने ये कहा था कि अमीबा ये कहता है कि उसके पास स्यूडोपोडिया आर्गन होता है। एक्चुअली वहाँ पे हम आपको समझाना चाहते थे कि स्यूडोपोडिया जो है वो अमीबा का पार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अमीबा सिंगल सेल से बना है तो उसके पास आर्गन कैसे होता है, आर्गन तो होता ही नहीं है। एक्चुअली आर्गन वर्ड वहाँ मेरा यूज करने का मतलब वहाँ पे यही था कि मैं आपको समझा सकूं कि स्यूडोपोडिया जो है वो आर्गन से अटैच्ड है, ठीक है। अगर आप सोचेंगे स्यूडोपोडिया कोई प्रोसेस है, क्या है, किस तरह से है, तो हम एक बताना चाह रहे थे कि स्यूडोपोडिया अमीबा का एक पार्ट है। स्यूडोपोडिया का जो मतलब होता है, स्यूडो मीन्स होता है फाल्स, पोडिया मीन्स होता है फीट। मतलब कि एक तरह से समझ लीजिए टेम्प्रोरी फीट मतलब कि किसी चीज़ को जैसे हम चलते हैं तो हमारे चलने के लिए हमारे लेग्स हेल्प करता है ना, तो उसी तरह जो अमीबा होते हैं तो लोकोमोशन प्रोसेस के लिए या फिर फूड कैप्चरिंग के लिए उनकी बॉडी से एक टेम्प्रोरी एक फीट अराइज होता है, जिसके हेल्प से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं और फूड कैप्चरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आप पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा कि स्यूडोपोडिया अमीबा का कोई आर्गन नहीं है, क्योंकि आर्गन यहाँ पे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये सिंगल सेल से बना हुआ है। तो स्यूडोपोडिया क्या है, तो आप कह सकते हैं टेम्प्रोरी फीट है अमीबा का, जिसके हेल्प से वो लोकोमोशन और फूड कैप्चरिंग टाइप के फंक्शंस उससे करता है। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में कुछ डिस्कशन कर चुके थे। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसे समझने के लिए इस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में और उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड में, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में आपके टोटल 8 पार्ट होते हैं, 8 पार्ट होते हैं। तो हम ये भी डिस्कशन कर चुके थे कि 8 पार्ट कौन से होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो आपका माउथ होता है, सेकंड बकल ओरल कैविटी होती है, फायरेनिक्स होती है, ओसियोफेगस होते हैं, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। फिगर से अगर देखेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो माउथ से लेके ये एनस तक। अगर कोई कहे कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से तक होते हैं, तो आप कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक होते हैं। माउथ से एनस के बीच जो भी पार्ट आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो सभी क्या हैं, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। तो आज हम इसी एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट हैं उनके बारे में एक एक करके देखेंगे और उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखिए माउथ है, सैलिवरी ग्लैंड है, यहाँ पे फायरेनिक्स है, ओसियोफेगस, ये आप फूड पाइप कह सकते हैं, स्टमक है आपका, पैनक्रियाज, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ रेक्टम, एनस, ड्यूडेनम, इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे गल ब्लैडर होता है और ये आपका लीवर होता है, और इसे हम लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पैनक्रियाज कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे माउथ तो एलिमेंट्री कैनाल में 2 ओपनिंग होती है। फर्स्ट ओपनिंग है माउथ और सेकंड ओपनिंग है एनस। अगर आपसे कोई पूछे कि एलिमेंट्री कैनाल में कितने ओपनिंग होते हैं, तो 2, एक माउथ और एक एनस। माउथ के थ्रू हम फूड को इंजेक्ट करते हैं और एनस के थ्रू हम फूड को आउट करते हैं, ठीक है। अब हम एलिमेंट्री कैनाल के 8 पार्ट जो हैं हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारा माउथ है। व्हाट इज द माउथ, चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज ए स्लिट बाउंडेड बाई 2 मूवेबल लिप, ठीक है। यह एक स्लिट है जो बाउंडेड होती है 2 मूवेबल लिप्स से,
ठीक है, ये हमारे दो होठों, जो हमारे दो मूवेबल होठ होते हैं उनसे ये बाउंडेड होती है। फंक्शंस क्या है? इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड को इंजेक्ट करती है। स्पीकिंग, इस माउथ के हेल्प से हम बोलते हैं, स्पीक करते हैं। ब्रीदिंग, कभी कभी हम माउथ के थ्रू भी क्या कर लेते हैं? ब्रीथ कर लेते हैं। सेकंड पार्ट, बकल कैविटी। कैविटी मतलब होता है ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पे बकल कैविटी की बात की जा रही है। जो हमारे माउथ के जो अंदर का पार्ट है वही बकल कैविटी है। तो हमारे बकल कैविटी में और भी बहुत सारे पार्ट प्रेजेंट होते हैं। बकल कैविटी क्या है? यह हमारे हेड रीजन में एक स्पेसियस रीजन है। ठीक है, यह हमारे हेड में एक स्पेसियस रीजन है। बकल कैविटी में टंग होता है, टीथ होता है। अगर देखा जाए तो बकल कैविटी के दो पार्ट हैं, लोअर और अपर। लोअर वाले पार्ट में हमारी टंग, जीभ हमारी अटैच्ड होती है, और जो हमारे अपर वाले पार्ट हैं उन्हें हम हार्ड पैलेट भी कहते हैं। हार्ड पैलेट, अगर आप उन्हें टच करेंगे तो वो हार्ड लगेंगे और वो रूफ की तरह लगता है, वर्क लाइक ए रूफ की तरह वर्क करते हैं। और लोअर पार्ट में हमारे क्या अटैच्ड होते हैं? टंग। टंग जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, अगर देखा जाए अपर सरफेस ऑफ टंग, आप मिरर में अपनी जीभ को तो देखते ही हैं, आप दूसरे को भी जीभ को देख लेते हैं, और बल्कि अपनी जीभ को दूसरों को भी दिखा देते हैं। तो जब कभी आप मिरर में ध्यान से अगर अपने आप जीभ को देखते हैं तो जीभ का जो फ्रंट पार्ट है आगे का, उसके अपर पार्ट पे देखेंगे छोटे छोटे दाने होते हैं, आपको दिखाई देते हैं, जिन्हें हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना हमारे टंग पे, उन्हें हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, या इन्हें हम टेस्ट पैपिला कहते हैं। ये क्यों होते हैं? इनकी हेल्प से हम फूड जो होते हैं हमारे, उनके टेस्ट को हम बताते हैं। जैसे कभी कभी फूड होता है तीखा है, खट्टा है, मीठा है, तो ये जो टेस्ट होते हैं हम इसी टेस्ट पैपिला के हेल्प से हम बताते हैं। तो स्वीट है, सोर है, साल्टी है, बीटर है। हमारे जो फूड स्वीट है, सोर है, सॉल्टी है, बीटर, तो हम टेस्ट बताते हैं। फंक्शन क्या है? अगर देखा जाए टंग का फंक्शंस क्या है? च्यूइंग ऑफ फूड, हमारे फूड के च्यूइंग में ये काम आता है, जो हम फूड को चबाता है। स्वैलोइंग, मिसवालिंग का मतलब होता है कि उसे क्या कर देना? मिक्स कर देना। अब हम बात करते हैं टीथ। हमारे बकल कैविटी में टीथ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर देखा जाए एडल्ट में, तो एडल्ट में हमारे कितने टीथ होते हैं? 32। ठीक है, हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है? ह्यूमन में देखा जाए तो ह्यूमन के पास डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? टीथ होते हैं। जिसके पास डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं उन्हें हम हेट्रोडोंट कहते हैं। ये ह्यूमन डाइफोडोंट भी हैं, क्योंकि इनके पास टीथ के क्या होते हैं? 2 सेट्स होते हैं। यहाँ पे बात करें टीथ के, 2 तरह के होते हैं। मिल्क, जो बच्चों में जो दूध जो बच्चों में जो पहले जो दांत निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं ना कि दूध, गांव में लोग बोलते हैं कि दूधिया दांत, ऐसे कुछ कहते हैं, तो उसे मिल्क टीथ बोलते हैं। तो बच्चों में, छोटे बच्चों में जो पहला दांत निकलता है वो मिल्क टीथ निकलता है। बाद में एडल्ट में ये परमानेंट टीथ रहता है। तो देखिए, अगर टोटल संख्या मिल्क टीथ की जो संख्या होती है 20 के करीब में होती है, परमानेंट टीथ की अगर जो नंबर देखें तो वो 23 के नियर अबाउट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए हमारे टीथ के भी कई तरह होते हैं। टीथ भी हमारे कई तरह होते हैं। इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर क्या है? इंसीजर टीथ होती हैं जिनके हेल्प से हम फूड को कटिंग करते हैं, मतलब फूड को कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम फूड जो लेते हैं ना, तो पहले हमारे टीथ से हम च्यूइंग का वाला जो काम करते हैं, तो अपने फूड को कई पार्ट में कट करने का काम करते हैं। टीयरिंग, टैनिन का काम है टीयरिंग का। जैसे कभी कभी आप गांव में जो गन्ना आप चूसते हैं, तो जब गन्ने को रहता है तो आगे की तरफ से जब मुँह से कट करते हैं तो नहीं कटता है, तो आप अपने बगल साइड में ले जाके करते हैं, उसे छीलने का काम करते हैं। तो बगल साइड में जिस टीथ के हेल्प से आप उसे छीलते हैं वो टीयरिंग का काम कहते हैं, उसे टीयरिंग का। तो ये किसके हेल्प से होता है? कैनिन। प्रेमोलर, मोलर, ये ग्राइंडिंग का काम करते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि जो आपके फूड आप
चबाने का काम करते हैं, तो कुछ उसमें तीत जो होती हैं ग्राइंडिंग का भी काम करती है, उसे मिलाने का, ऊपर नीचे क्या करती हैं, काम करती हैं। तो ये प्री मोलर मोलर का काम जो है ग्राइंडिंग का काम करना। अगर इंसीजर टीथ के फंक्शंस को देखें या उनके फार्मूला को देखें तो हाफ अपर जा और लोअर जा, ये उनका फार्मूला। अब बात करते हैं फायरेनेक्स। फायरेनेक्स क्या है? आप देखें कि यहाँ पे विंड पाइप इस तरह से आती है जो सांसनली होती है, और यहाँ पे आपका क्या है, फूड पाइप है। तो विंड पाइप ऐसे आकर के ऐसे हो जाती है ऐसे, और फूड पाइप ऐसे जा कर के इधर। तो जहाँ इन दोनों की क्रॉसिंग होती है उसी को फायरेनेक्स कहते हैं। ये थ्रॉट, फायरेनिक जो है वो थ्रॉट का एक पार्ट है, थ्रॉट का, ठीक है, हमारे थ्रॉट का। तो थ्रॉट समझ रहे हैं, गले से संबंधित है। तो थ्रॉट का ये पार्ट है फायरेनेक्स। फायरेनेक्स क्या है कि जहाँ पे विंड पाइप और फूड पाइप की क्रॉसिंग होती है, क्रॉस जहाँ पे करते हैं उसी क्रॉसिंग को फायरेनेक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फूड पाइप और एयर पाइप क्रॉस्ड, वो एरिया क्या है, वो फायरेनिक्स होता है, जहाँ पे फूड पाइप और एयर पाइप क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। अब हम बात करते हैं ओसियोफेगस की। ओसियोफेगस जो है वो एक पाइप्स की तरह होते हैं, जैसे फूड पाइप जो हम कह रहे हैं वो उसी को हम क्या कह रहे हैं, ओसियोफेगस कह रहे हैं। अब आप कहेंगे कि आप माउथ के थ्रू फूड इंजेक्ट कर लेते हैं तो क्या वो धड़ाम से जाके आपके स्टमक में गिर जाता है? नहीं, वो पाइप्स के थ्रू हो करके स्टमक में जाता है। तो क्या पाइप सीधे है? जैसे गांव में कभी कभी देखे होंगे कि खाली जो पाइप होता है तो एक पाइप के एक सिरे से कुछ कंकड़ वगैरह डालता है तो दूसरे सिरे से वो निकल जाता है, सीधे निकल जाता है। तो क्या हमारे फूड भी सीधे निकल जाते हैं कि हमने खाया और पाइप से सीधे होकर हमारे स्टमक में चले जाएंगे? लेकिन अगर ऐसा होता कि पाइप सीधे होती और स्टमक में डायरेक्ट चली जाती तो हमारे लिए दिक्कत होता, फूड हमारा डाइजेस्ट ही नहीं होता। कैसे? अगर आप खड़े होके अगर फूड इंजेक्ट कर रहे हैं तब तो डायरेक्ट पाइप से होते स्टमक में चला जाएगा, लेकिन अगर आप स्लीप सो गए हैं तब कैसे फूड का डाइजेशन होगा? पता चला कि फूड वहीं बीच रास्ते में ही आपका रुका हुआ है। तो ऐसा हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं है। होता क्या है कि जब फूड पाइप में आते हैं, ये फूड पाइप है, तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का मतलब ऐसे इस तरह से मूवमेंट होता है, इस तरह से, ये इस तरह से मूवमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन। इसके कारण क्या होता है कि इस फूड पार्टिकल को जैसे प्रेशर मिलता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण इसे प्रेशर मिलता है और फूड ये पार्टिकल धीरे धीरे आगे की तरफ पुश करते हुए ये चला जाता है, ठीक है। ये धीरे, ये बहुत टाइट होता है, इतना आसान नहीं है कि ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो सीधे इसे इस पैसेज से होते हुए या इस पाइप से होते हुए स्टमक में आ जाए, ठीक है। इन्हें लाने के लिए इस तरह से एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट होता है, जिसके कारण ये प्रेशर, इन पे फूड पार्टिकल पे प्रेशर होता है और उस प्रेशर के कारण ये आगे की तरफ पुश होते हुए चले जाते हैं और उसके बाद स्टमक में आ जाते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो मूवमेंट होता है फूड पाइप में या ओसियोफेगस में, उसको हम पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट को ही हम पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट कहते हैं। अगर आप बात करें, पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट सिर्फ ओसियोफेगस में नहीं होता हमारे, बल्कि इंटेस्टाइन में भी होता है, स्टमक में भी होता है, ठीक है। तो पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होते रहते हैं। ओसियोफेगस के बाद के जो पार्ट हैं सब में पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं, ओसियोफेगस जो है हाईली मस्कुलर मसल्स से बने होते हैं, मसल से बने होते हैं। और इनका कहाँ से कहाँ तक का कनेक्शन होता है? तो माउथ से लेके स्टमक तक इनका कनेक्शन होता है। ओसियोफेगस का माउथ से लेके स्टमक तक का कनेक्शन होता है। और ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ओसियोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन प्रोसेस ओसियोफेगस में नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ फूड पार्टिकल को माउथ से लेके स्टमक तक के पहुँचाने का काम होता है। अगर हम देखें एडल्ट ह्यूमन में तो ये 25 सेंटीमीटर के होते हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं स्टमक की। तो स्टमक जो होते हैं वो जे शेप के आकार के होते हैं, ऐसे जे शेप के आकार को दिखते हैं और हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड होते हैं, ठीक है। और स्टमक में जो फूड होते हैं ना, फूड आके स्टोर होते हैं।
लेकिन अगर हम बात करें क्या स्टमक में फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो नहीं, स्टमक में पूरी तरह से फूड डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होता है। ठीक है, वहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होता है। अभी फंक्शन अभी देखेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। वहाँ पे सिर्फ कुछ ही फूड्स मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्मॉल फॉर्म में ब्रेक होते हैं, पार्शियल डाइजेशन होता है। कंप्लीट अगर डाइजेशन की बात करें तो कंप्लीट डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है। नेक्स्ट, स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रिएशन करता है फूड को स्मॉल फॉर्म में ब्रेक करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। HCl का सिक्रिएशन करता है, पेप्सिन का करता है, रेनिन का करता है। ठीक है, HCl का जो सेक्रिएशन होता है तो स्टमक का जो रीजन होता है अंदर का उसे एसिडिक कर देता है, एसिडिक बना देता है। और एसिडिक इसलिए बनाते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डाई हो जाते हैं। ठीक है, और अगर इस HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारे लिए दिक्कत हो जाता है। कभी कभी आप सुनते हैं ज़्यादा एसिडिक हो गया है तो आप कुछ न कुछ उस तरह के एल्कालाइन टाइप के कंपाउंड सब्सटेंस का यूज करते हैं, तो वो एल्कालाइन जाके क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जैसे कि इनो वगैरह हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिडिक ना हो, ठीक है, ज़्यादा एसिडिक ना हो, तो वहाँ पे मस्कस भी होता है। मस्कस क्या करते हैं, इस HCl को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। पेप्सिन का जो सेक्रिएशन होता है स्टमक में वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। रेनिन का जो सेक्रिएशन होता है वो मिल्क का डाइजेशन करता है। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 6.5 मीटर मानी जाती है, और ये भी कहा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, और स्मॉल वर्ड यहाँ पे क्यों है, क्योंकि इसकी विड्थ जो होती है वो कम होती है कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन के। अब बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट है जेजुनम एंड थर्ड पार्ट है इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम क्या है, अब अगर देखें स्ट्रक्चर को तो यहाँ पे आपका स्टमक है। ठीक है, और ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्टमक में जो आपके फूड जो जितने डाइजेस्ट हो जाते हैं, पार्शियल जिनका डाइजेशन हो जाता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता। तो जो डाइजेस्टिव फूड होते हैं वो स्टमक से, वो यहाँ से निकल करके, इस ट्यूब से निकल करके कहाँ आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो पार्ट है ये ड्यूडेनम है, तो यहाँ भी फूड का थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है। ठीक है, फूड का थोड़ा बहुत यहाँ भी डाइजेशन होता है। तो ये जो पार्शियल डाइजेस्टिव फूड होते हैं वो स्टमक से निकल करके ड्यूडेनम से होते हुए कहाँ आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। तो ड्यूडेनम वही है। ड्यूडेनम जो है वो शॉर्ट पार्ट है। अब देखिए ये बहुत छोटा पार्ट है, यहाँ पे छोटा ही आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ये इंटेस्टाइन का बहुत स्मॉल छोटा पार्ट है। लेंथ अगर इसकी देखेंगे तो 25-38 सेंटीमीटर का। ठीक है, और ये क्या करता है, पार्शली डाइजेस्टिव फूड को क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है, जिसे हम काइम करते हैं। पार्शियली डाइजेस्टिव फूड को हम काइम करते हैं, जिसे ये रिसीव करता है। ठीक है, अब अगर देखा जाए थ्रू अ कॉमन पाइप इट रिसीव सेक्रिएशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज। होता क्या है कि भाई इसके पास खुद का सेक्रिएटिव जूस कुछ नहीं होता है ड्यूडेनम के पास, तो भाई इसे फूड को थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करना रहता है। तो इसके लिए क्या करता है, जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज से कुछ पैनक्रियाटिक जूस ले लेता है, लीवर से बाइल जूस को ले लेता है। ठीक है, तो एक कॉमन पाइप के थ्रू ये पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस ले लेता है और लीवर से बाइल जूस को ले लेता है। वहाँ यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि थ्रू अ कॉमन पाइप इट रिसीव सेक्रिएशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज। और इसका अगर शेप देखेंगे तो सी शेप का होता है। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जिसे हम जेजुनम कह रहे हैं। इसकी लेंथ 2 मीटर होती है और ये मिडिल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और जेजुनम में 90% न्यूट्रिएंट का क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। मीन्स कि जेजुनम में
आपके फूड जो कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं वो कम्प्लीटली तरीके से, थोड़े बहुत तो हो जाते हैं डाइजेस्ट लेकिन कंप्लीट नहीं होते हैं। तो जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो जैजुनम में होता है, तो इसलिए यहाँ पे 90% न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, स्मॉल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। इलियम में है आपका, देखेंगे तो यहाँ भी कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और इसकी लेंथ की बात करेंगे तो 3 से 3.5 मीटर होता है, 3 मीटर या 3.5 होता है। और हाँ, हर एक ऑर्गेनिज्म में स्मॉल इंटेस्टाइन की जो साइज होती है वो उनके डाइजेशन पे डिपेंड करती है। अगर आप एनिमल वगैरह जो ग्रीन ग्रास जो हरे घास खाते हैं उनकी इंटेस्टाइन जो होती है वो ज़्यादा लंबी होती है, इसलिए क्योंकि फूड वगैरह अरे जो घास वगैरह होते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए। तो काऊ वगैरह के जो इंटेस्टाइन वगैरह होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, उनकी लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। और आप कहेंगे क्यों घास वगैरह की डाइजेशन जल्दी नहीं होते? क्योंकि उनमें सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है, और सेलुलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो जल्दी वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म में जो उनके फूड की डाइजेशन प्रोसेस जो होती है फूड को डाइजेस्ट करने की, उस बेसिस पे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो साइज होती है वो भी डिपेंड होती है। अब यहाँ पे पार्ट छूट गया। जैजुनम और इलियम के जो इंटरनल लीनिंग होती है, अंदर की जो लीनिंग की मतलब होती है परत, जो अंदर की परत होती है उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसे कुछ होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे इस तरह से फोल्डेड टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह से उनकी लीनिंग पे, मान लीजिए लीनिंग है तो इस पे इस तरह से आपको दिखेंगे, इस तरह से फिंगर टाइप के फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम विली कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि व्हाट इज़ द विली, विली क्या है? तो आप कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल लीनिंग पे, अंदर मतलब अंदर उनके परत पे, लेयर पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो फोल्डेड होता है, फोल्डेड स्टेट में होता है, इस तरह से फोल्डेड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं। और अगर पूछ दिया एक नंबर में कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विली, तो विली क्या करता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। एक्चुअली आप जब एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव फूड होते हैं वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। तो आप कहेंगे कि कहाँ पे ब्लड एब्जॉर्ब करता है फूड को, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही फूड को ब्लड क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड को एब्जॉर्ब करता है कौन, ब्लड करता है। तो ये क्या करता है कि जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है ना, तो ये जैजुनम और इलियम के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है कि फूड आसानी से ब्लड में क्या हो सके, ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब हो सके। तो यही इसका फंक्शन है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे हम एक एक एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देख लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देख लिया हमने, ओशियोफेगस क्या है, स्टमक क्या है, फेरेनिक्स क्या है, उसके बाद बकल कैविटी, फिर माउथ के बारे में। अब हम चलते हैं फंक्शंस के बारे में। देखिए फंक्शन अगर एनसीईआरटी आप देखेंगे ना तो आपके एग्जाम के उद्देश्य से ये बहुत छोटा है, बट थोड़ा बहुत हमने इसलिए बता दिया है कि जब आप किसी कंपटीशन टाइप के एग्जाम को देते हैं तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं डीप में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा आपको जानकारी जो आपको देना था थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है। लेकिन अगर नॉर्मली मुझे समझाना हो अगर फंक्शन में, तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में ऐसे आपका कुछ है नहीं, आपको बस ऑर्गन समझ में आ जाए तो फंक्शन आपको समझ में आ जाता है। अब हम चलते हैं फंक्शन। यहाँ पे माउथ में जब आप फूड को इंजेक्ट करते हैं, फूड को लेते हैं, तो आप देखते हैं कि हमारे माउथ में जैसे ही फूड अंदर जाता है तो कुछ पानी आ जाता है, तो वाटर टाइप का हो जाता है। तो वाटर टाइप का नहीं होता बल्कि वो सैल्विया होता है, लार होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं लार। और इसका सेक्रेशन कौन करता है, सैल्वरी ग्लैंड करते हैं, ठीक है। तो माउथ में भी थोड़ा बहुत
फूड क्या होते हैं हमारे डाइजेस्ट होते हैं। फूड डाइजेस्ट करने का मतलब फूड को स्मॉल स्मॉल पार्ट में क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। और सैल्विया क्या होता है, वो हमारे फूड को गीला कर देता है, थोड़ा उसे फ्लूइड टाइप का बना देता है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड टाइप का इसलिए बना देता है ताकि वो आसानी से क्या हो सके, आगे की तरफ बढ़ सके या ओसियोफेगस के थ्रू होकर के स्टमक में जा सके। और वहाँ पे देखा जाए सैल्वरी ग्लैंड का, तो सैल्वरी ग्लैंड जो होते हैं वो सैल्विया सिक्रिएट करते हैं, और सैल्विया जो होते हैं वो एमाइलेज एंजाइम या पेडाइलिन या लाइसोजाइम टाइप के एंजाइम को कंटेन करते हैं। सैल्विया एमाइलेज एंजाइम को कंटेन करते हैं जो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन टाइप को क्या करते हैं, माल्टोज फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। अगेन सैल्वरी ग्लैंड का फंक्शन समझ लीजिए। फूड में प्रेजेंट स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो सैल्वरी ग्लैंड में, सैल्वरी ग्लैंड जो सैल्विया का सेक्रिएशन करता है, तो सैल्विया में हमारे एमाइलेज एंजाइम होते हैं, और वह एमाइलेज एंजाइम जो होते हैं स्टार्च को डाइजेस्ट कर देते, किस फॉर्म में, माल्टोज फॉर्म में। मतलब स्टार्च को ब्रेक कर दिया किस में, माल्टोज फॉर्म में, ठीक है। ओसियोफेगस का फंक्शन देखें कि ऐड मस्कस टू द, क्या फूड में मस्कस ऐड करते हैं, ठीक है, फूड को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए स्टमक में। स्टमक में क्या फंक्शन होता है, स्टमक जो होता है वो मस्कस, एचसीएल और गैस्ट्रिक टाइप एंजाइम का सेक्रिएशन करता है, जैसे कि पेप्सिन, रेनिन, ठीक है। अब यहाँ पे जो सुक्रोज होते हैं, जो आपका अभी ये आया है ना मेल्टोज, ये सुक्रोज का ही फॉर्म है। तो सुक्रोज जो होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर प्रोटीन देखा जाए तो पेप्सिन जो होते हैं, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का ही डाइजेशन करते हैं, पेप्सिन प्रोटीन के लिए होते हैं, ठीक है। अब पेप्सिन एक्शन हो, अपना काम कर सके, उसको काम कराने के लिए HCl सेक्रिएट होता है स्टमक में, और HCl की मात्रा ज़्यादा ना हो इसका कंट्रोल कौन करता है, मस्कस करता है। ये भी है कि पेप्सिन को वर्क कराने के लिए HCl सेक्रिएट होता है, और साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए भी होता है, लेकिन HCl को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि स्टमक में नॉर्मल कंडीशन बनी रहे, ये काम करता है, ज़्यादा एसिडिक ना हो स्टमक का एनवायरनमेंट। अब के प्रोटीन जो है वो पेप्सिन एंजाइम के प्रेजेंस में ये स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज हो जाता है। प्रोटीन जो होते हैं स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये सब जो दिखाया जा रहा है केमिकल रिएक्शन, ये सब डाइजेशन का है। मीन्स कि प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज हुआ है किसमें, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक हो गया है। रेनिन, कैसीन ये मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, तो रेनिन जो होता है वो मिल्क का डाइजेशन करता है। रेनिन के प्रेजेंस में कैसीन ये मिल्क में पाया जाता, कोआगुलेट हो जाता है इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट में, मतलब कैल्शियम में चेंज कर दिया, और फिर ये कैल्शियम सॉल्ट जो होते हैं इनसॉल्युबल जो होते हैं, पेप्सिन के प्रेजेंस में अगेन ये पेप्टोन और कैल्शियम में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। सेकेंड बात करें अगर फैट की, तो फैट और वाटर जो मिले होते हैं ये लाइपेज के प्रेजेंस में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ये सब हम फंक्शंस बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं, तो ये जो आपके केमिकल रिएक्शन है ये स्टमक के अंदर होने वाले डाइजेशन को बताया जा रहा है कि किस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का किस फॉर्म में चेंज होते हैं, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किस फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। प्रोटीन स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में, किसके प्रेजेंस में, पेप्सिन की वजह से प्रेजेंस में। यहाँ पे आपको एंजाइम समझ में नहीं आ रहा होगा, बार बार एंजाइम्स वर्ड, यहाँ पे खेल एंजाइम्स का ही है। तो एंजाइम्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे कि व्हाट इज द एंजाइम्स। फैट वाटर जो है वो लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे आ गया आपका लीवर। लीवर जो होता है वो बाइल को प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस होती हैं, येलो कलर की बाइल जूस होती हैं, अभी आगे बताया जाएगा इनका क्या काम होता है बाइल का। तो बाइल को प्रोड्यूस कौन करता है, लीवर, और यह स्टोर करता है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को,
ठीक है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन को स्टोर करता है और ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज कर देता है। ये लीवर की हम बात कर रहे हैं। लीवर जो होता है स्टोर करता है ग्लूकोज को एज ए ग्लाइकोजन, ठीक है, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज फॉर्म में चेंज कर देता है। गॉल ब्लैडर की हम बात करें तो लीवर से अटैच्ड होता है। स्टोर देखिए बाइल बनता है लीवर में, लेकिन स्टोरिंग का काम कौन करता है? स्टोरिंग का काम कौन करता है? गॉल ब्लैडर करता है। स्टोर बाइल सेक्रिएटेड बाय लीवर, जो लीवर के द्वारा बाइल सेक्रिएट किया जाता है उसको स्टोर करने का काम करता है। इट इमल्सिफाई फैट्स, मतलब ये फैट्स को, जो फैट्स वगैरह होते हैं, फैट्स को स्मॉल फॉर्म में चेंज करने के काम में आता है। बाइल कंटेन बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट बट नो डाइजेस्टिव एंजाइम। ये बाइल जो है ये कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। बाइल सॉल्ट, बाइल जूस न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ फूड टू मेक इट एल्कालाइन फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रिएटिक जूस। होता क्या है कि जो हमारा स्टमक में जो हमारे फूड, जो हमारे कह सकते हैं कि जो पार्शियल जो डाइजेस्टिव फूड होते हैं, ड्यूडेनम से जब वो हमारे इंटेस्टाइन में पास करते हैं तो वो उनका जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है। उसको एल्कालाइन करने के लिए बाइल जूस का वहाँ पे वर्क होता है, ठीक है। बाइल जूस का वर्क क्या है? बाइल जूस जो होते हैं, जो हमारे फूड स्टमक से जब इंटेस्टाइन में जाते हैं तो उनका मीडियम जो होता है फूड का वो एसिडिक होता है। तो एसिडिक से उसे एल्कालाइन बनाने के लिए ये बाइल जूस वर्क करता है। तो यहाँ पे दिया गया बाइल जूस न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ फूड टू मेक इट एल्कालाइन। ये फूड जो एसिडिटी होता है उसे न्यूट्रलाइज करके ये क्या करते हैं? एल्कालाइन फॉर्म में चेंज करते हैं फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम अपना वर्क कर सके प्रेजेंट इन पैनक्रिएटिक जूस। और किसके प्रेजेंस में? पैनक्रिएटिक। अब देखिए पैनक्रियाज जो होते हैं वो पैनक्रिएटिक जूस का सेक्रिएशन करते हैं, ठीक है, और उस पैनक्रिएटिक जूस के प्रेजेंस में स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस अकर करता है, क्योंकि अभी भी हमारा फूड कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुआ। पैनक्रियाज क्या करता है? अल्फा सेल होते हैं इसके पास जो ग्लूकोजन को प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन भी हमारे पैनक्रियाज जो होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन का भी सेक्रिएशन करते हैं। पैनक्रिएटिक जूस सेक्रिएट करते हैं, अभी पैनक्रिएटिक जूस का जिक्र आया है। और यह पैनक्रिएटिक जूस जो होते हैं अब इनके पास, बाइल के पास नहीं है पैनक्रिएटिक जूस एंजाइम्स, बट इनके पास है। किसके पास? पैनक्रिएटिक जूस के पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं लाइक ट्राइप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट जो डाइजेशन होता है तो उसमें जो हमारे बायोकेमिकल्स रिएक्शन है उनको देख लें। सेक्रिएट इंटेस्टिनल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं इंटेस्टिनल जूस को सेक्रिएट करते हैं। अब देखिए जो मेल्टोज होते हैं ना हमारे सैलिवरी ग्लैंड में, आपने देखा था ना कि स्टार्च जो होते हैं वो एमाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में मेल्टोज में चेंज हो जाते हैं। तो मेल्टोज जो होते हैं वो चेंज होते हैं किसमें? ग्लूकोज के फॉर्म में। यहाँ पे सुक्रोज जो होते हैं वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे लैक्टोज जो होते हैं वो ग्लूकोज और गैलोक्टोज में चेंज हो जाते हैं। पेप्टाइड्स, ये प्रोटीन्स की बात की जा रही है। प्रोटीन्स का सबसे सिंपलर फॉर्म क्या है? अमीनो एसिड है। और कुछ न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं जिनका फॉर्म क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। तो एक चीज देखिए कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म में क्या है? ग्लूकोज। तो जितने भी फूड में हमारे कार्बोहाइड्रेट के जितने भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म प्रेजेंट होंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट होंगे वो सभी किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं? ग्लूकोज में। प्रोटीन के जितने भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे वो सब किस में चेंज हो जाएंगे? सबसे सिंपल फॉर्म में, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड को प्रोटीन का सबसे सिंपल फॉर्म माना जाता है। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे देखिए ये माउथ
सैल्वरी ग्लैंड सैल्विया का सेक्रेशन करता है जिसमें माइलेज एंजाइम्स होते हैं, तो कुछ फूड यहीं पे डाइजेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो फूड होते हैं ओसियोफेगस पाइप के थ्रू यहाँ पे आते स्टमक में आते हैं, तो यहाँ पे भी इनका डाइजेशन होता है स्टमक में। तो यहाँ पे आप पेप्सिन या रेनिन या सीएल्स के प्रेजेंस में भी कुछ डाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे अकर करता है। और फूड हमारे पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होते, कुछ फूड्स हो जाते हैं बट कुछ नहीं होते हैं। अब वो डैडनम के थ्रू पास करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन भी सेक्रेशन करता है और यहाँ से पैनक्रियाज का कनेक्शन होता है। पैनक्रियाज पैनक्रिएटिक जूस को यहाँ पे ले आता है, कहाँ, इंटेस्टाइन में। और एक चीज़ देखें कि जो फूड हमारे स्टमक से होके हमारे इंटेस्टाइन में आए रहते हैं, उनका जो मीडियम रहता है वो क्या रहता है, एसिडिक होता है। और उनको एल्कालाइन करने के लिए लीवर जो है वो बाइल जूस बनाता है और उसे स्टोर करता है, कहाँ, गल ब्लैडर में। और गल ब्लैडर जो है गल ब्लैडर बाइल जूस को लेके यहाँ कनेक्शन कर रहा है किसके पास, पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज से यहाँ निकल रहा है पैनक्रिएटिक जूस। ये दोनों मिलकर के कहाँ आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एसिडिक फूड को एल्कालाइन कर देता है और यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब देखिए, जो हमारे फूड जो डाइजेस्ट हो जाते हैं ग्लूकोज फॉर्म में, अमीनो एसिड, तो वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा वो एब्जॉर्ब कर लिए गए। लेकिन कुछ जो हमारे वेस्टेज पार्ट होते हैं, वेस्ट जिनका यूज नहीं है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अनडाइजेस्टिव फूड जो डाइजेस्ट नहीं होते, अनडाइजेस्टिव जिनका कोई यूज नहीं है, वो लार्ज इंटेस्टाइन को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर। और लार्ज इंटेस्टाइन से ये अनडाइजेस्टिव फूड चल करके कहाँ आते हैं, रेक्टम, और रेक्टम से यहाँ पे एनस, और एनस से होके कहाँ निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन प्रोसेस अकर करता है। तो अगर आपको ये फंक्शंस या इसमें कहीं भी किसी पार्ट में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगेन मैं इसे समझाने का काम करूँगी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर